नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं यंग इंडिया। आज कोटा से यंगिस्तान की आवाज को आपके सामने ला रहे युवाओं की 2019 में नई सरकार से आखिर क्या कुछ उम्मीद है, वो अपने सपने के भारत को आखिर कैसा देखना चाहते हैं, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम आज कोटा के एमडी मिशन कॉलेज के कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची। राजस्थान का हड़ौती क्षेत्र शुरू से ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तमाम सियासी दलों के नेता आम चुनाव के लिहाज से अपने अपने क्षेत्र में सियासी समीकरण बनाना शुरू कर चुके हैं। राज्य का हड़ौती क्षेत्र आजादी के बाद से ही पहले जनसंघ और अब बीजेपी का मजबूत गढ़ बना हुआ है। इस सीट पर हुए कुल 16 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 4 बार ही इस पर कब्जा कर पाई है, जबकि 6 बार भारतीय जनता पार्टी और 3 बार भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा है। कोटा बूंदी से बीजेपी के ओम बिड़ला वर्तमान सांसद हैं। बीजेपी ने इस बार फिर से अपने मौजूदा सांसद ओम बिड़ला को ही टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस से राम नारायण मीणा चुनावी मैदान में हैं। वर्तमान सरकार और सांसद के कार्यकाल को लेकर कोटा के नौजवान आखिर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहते हैं, चलिए ये जानते हैं। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और लोकसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, ये तय करना है यूथ को, क्योंकि देश के विकास की राह तय करता है यूथ। और इसी खास कार्यक्रम, हमारा खास कार्यक्रम यंग इंडिया, जो कि आज एजुकेशन हब कोटा के एमडी मिशन कॉलेज में होने जा रहा है। एमडी मिशन कॉलेज का यूथ हमारे साथ में है। इस यूथ के साथ में हम इनके मन को टटोलेंगे, इनके मन को जानेंगे और जानेंगे कि आखिर ये यूथ सोचता क्या है। वो तमाम 5 सवाल जिनके जरिए हम इनको टटोलने वाले हैं, इनको जानने वाले हैं, वो है जिनमें सबसे पहला सवाल हम इनके बीच में रखेंगे कि साल 2019 में ये कैसी सरकार चाहते हैं। दूसरा सवाल होगा कि सरकार से इनकी उम्मीदें क्या है। तीसरा सवाल इनके बीच में हम रखेंगे कि इनके सपनों का जो भारत है वो कैसा होना चाहिए। चौथा सवाल इनके बीच में हम रखेंगे कि अगर इन्हें एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो ये क्या करते। पांचवा सवाल इनके बीच में हम रखेंगे कि इनका जो स्थानीय सांसद है, कोटा के सांसद हैं, वो इनकी कसौटी पर, इनकी उम्मीदों पर आखिर कितना खरा उतरे। साल 2019 में ये यूथ कैसी सरकार इस देश में चाहता है। सर, मैं ऐसी सरकार चाहूंगा जो यूथ के बारे में सोचती हो, उनके लिए वैकेंसी निकाले जिससे यूथ बेरोजगार ना हो। बस यही चाहूंगा सर। कैसी सरकार? एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम चाहेंगे कि आगे स्कोप की बढ़ोतरी हो। हम नर्सिंग फील्ड से आते हैं। अगर वैकेंसी गवर्नमेंट निकालती है, आगे बहुत ही पब्लिक है, बहुत ही कंपटीशन पैदा हो रहा है। अगर अभी से गवर्नमेंट ध्यान देगी, वैकेंसी ज्यादा निकालेगी, तो आगे कंपटीशन कम पैदा होगा। सरकार चाहिए कि जो सभी को साथ में लेके चले, स्टूडेंट हो, किसान हो या जो भी एजुकेटेड पर्सन हो, उन सबको। तो और मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ कि वो मेडिकल में डेवलपमेंट करे, मेडिकल कॉलेज खोले, नए एम्स का डेवलपमेंट करे और सभी को साथ में लेके चले। सर, मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ जो क्या ना कि किसान को और जो स्टूडेंट यानी कि सबको इक्वल लेके चले, ताकि जो किसान को जो नुकसान हो रहा है ना, वो क्या ना कि ऊपर जाके ही होगा, लेकिन इस किसान को जो नुकसान होगा वो जाके ही तो आगे वाली जो ह्यूमन है उनको जाके तो फायदा मिलेगा। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो मतलब सबको बराबर रखे, स्टूडेंट को, और मतलब आगे से अच्छे कॉलेज खोले ताकि स्टूडेंट अच्छी तरक्की कर सके। और ठीक है, आप बताइए। एज पर अ स्टूडेंट आई विल विश कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि हमारे बारे में सोचे, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज निकाले। एंड एज पर अ गर्ल आई विल एम्फेसिस ऑन गर्ल सेफ्टी। गर्ल सेफ्टी होनी चाहिए, तभी हम स्टडी कर पाएंगे। अगर सेफ्टी नहीं होगी तो घर से बाहर कैसे निकलेंगे, पढ़ेंगे कैसे। अगले सवाल के साथ में आते हैं, दूसरे सवाल के साथ में आते हैं, जो है सरकार से इस यूथ की उम्मीदें क्या हैं। क्योंकि उम्मीदें बहुत होती हैं। चुनावी सीजन जब आता है तो नेता मैदान में उतरते हैं, वादे भी करते हैं और कहीं ना कहीं उम्मीदें बड़ी बड़ी दिखाते हैं, लेकिन वो अमूमन पूरी भी नहीं होती हैं। कुछ पूरी होती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं और फिर चुनाव आ जाते हैं। तो उम्मीदों की बात कर लेते हैं। मैं आपसे अगर उम्मीदों की बात करूं तो इस चुनावी साल है, वोट कास्ट करने जाएंगे, तो क्या उम्मीद लेकर के जाएंगे? फिलहाल उम्मीदों की बात करूं तो क्या उम्मीदें एट प्रेजेंट आपके पास? सर, हम चाहते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार आए, टेररिज्म फ्री हो जाए अपना इंडिया, टेररिज्म खत्म हो जाए अपने देश में और अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल रिड्यूस हो जाए, पॉवर्टी बिल्कुल खत्म हो जाए और टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले कि अपन
अपने एम्प्लॉयमेंट जो भी अपन चाहते हैं, जो जिस फील्ड में जो काम करना चाहते हैं, एक उम्मीद के साथ कर सके और वहाँ पे जाके सक्सेस पाए। ये चाहते थे यूथ को आगे बढ़ाए और उनके यूथ के फ्यूचर के बारे में सोचे। सर मैं ये चाहूँगी जो अपने राजस्थान में इतने सारे स्टाफ नर्सों की जरूरत पड़ रही है, वो वैकेंसियाँ क्यों नहीं निकाल रहे हैं। मैं चाहूँगी कि वो टेररिस्ट फ्री हो इंडिया और एम्प्लॉयमेंट बढ़े और फार्मर्स सबको साथ में लेके चले। ऐसा ना हो कि उनके लिए अलग से रिजर्वेशन वगैरह भी बहुत सारे आ रहे, तो वो रिजर्वेशन थोड़ा कम कंट्रोल में हो। अब तीसरे सवाल के साथ में आते हैं, सपनों का जो भारत है वो कैसा होना चाहिए। मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा और जानना चाहूंगा कि आपके सपनों का जो भारत है, बता दो भाई साहब, आपके सपनों का जो भारत है वो कैसा होना चाहिए। देखिए यही वैकेंसी सरकार वैकेंसी निकाले, जो स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट में जो 92,000 जो ऑल इंडिया में स्टूडेंट है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए वैकेंसी निकाले। आपसे बात करूं तो आप कैसा देखते हैं, आपके सपने में अगर भारत आता है, आप सोचते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि कैसा भारत होना चाहिए। सर भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें बेरोजगारी ना हो, अच्छे से अच्छे हमको टेक्नोलॉजी मिले और हमारा देश आतंकवाद से फ्री हो। भारत कैसा होना चाहिए। इंडिया प्रोटेक्शन के लिए अच्छा होना चाहिए, कोई आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए और कोई वोट के लिए काम न करे, वो डेवलपमेंट के लिए काम करे, ऐसा इंडिया चाहता हूँ मैं। बिल्कुल, डेवलपमेंट के लिए काम हो, टेररिज्म से फ्री हो। आप बताइए आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। हमारे हिसाब से भारत ऐसा होना चाहिए कि जो गरीबी है वो उसको मिटाना चाहिए और जो विदेश में जो ब्लैक मनी रखी हुई है वो भी इंडिया है। आपके सपनों का भारत बेरोजगार मुक्त होना चाहिए। आपके सपनों का भारत लड़ाई झगड़े नहीं हो, पूरे भारत में लड़ाई झगड़े नहीं हो, जाति के नाम पर दंगे नहीं हो, बस यही चाहते हैं हम। बहुत बढ़िया बोले तो सही। अब आप बताओ। मैं भारत को एक सुपर पावर की तरफ देखना चाहता हूँ। मैं सपने में ये सोचता हूँ कि जो भारत हो उसकी कॉपी पूरी दुनिया के देश करें कि हम भारत जैसा बनना चाहते हैं। पूरी भारत में पूरे विश्व में भारत की धाक होनी चाहिए कि हाँ भारत जैसा विकास होना चाहिए, भारत जैसी एजुकेशन में होना चाहिए, भारत आतंकवाद मुक्त होना चाहिए और अगर कोई भारत पे आंख उठाता है तो भारत उसका करारा जवाब देना चाहिए। आपके सपनों का भारत। हमारे सपनों का भारत के जो भारत है उसका पूरा डेवलपमेंट हो और वो आर्थिक स्थिति से मजबूत हो, या और जो जम्मू कश्मीर पे सेना शासन लागू करना चाहिए ताकि, और 370 धारा है ना वो हटा देनी चाहिए नरेंद्र मोदी। चौथे सवाल के साथ में आते हैं जिसका जवाब तो शायद मुझे लगता है ये बेहतर तरीके से ये यूथ देगा कि अगर इन्हें एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो ये क्या करेंगे, क्योंकि हर किसी की थॉट होती है, हर किसी का नजरिया होता है कि वो ऐसा क्या डिसीजन ले सकते हैं जिसके बाद में इस देश के अंदर बड़ा बदलाव आ जाए। अगर आपको एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो ऐसा कौन सा डिसीजन आप लेंगे जिसके बाद में इस देश में बदलाव आ जाए। जी एक तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा जाए और जो शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाया जाए। जैसे कि सबसे पहले तो रिजर्वेशन का जो मुद्दा है उसके ऊपर ज़्यादा सोचना चाहिए। उसके ऊपर कुछ जैसे अभी सवर्णों को 10% और ज़्यादा आरक्षण दिया गया है, तो ऐसे भी या तो ख़त्म करे या फिर सबके लिए इक्वल होना चाहिए। सर मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि जो आरक्षण है या तो उसको ख़त्म किया जाए या फिर सबको समान दिया जाए, समान करा जाए और जो गरीब और अमीरों में जो डिफरेंस है उसको बराबर किया जाए। आप क्या करेंगे साहब अगर प्रधानमंत्री बना दे तो आपको? पहले तो देश से गरीब हटाएंगे, फिर उसके बाद टेररिस्ट मुक्त, उसके बाद भी बहुत सी ये जॉब वैकेंसियाँ इनको बढ़ाएंगे। देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले हमारे देश में बहुत ज़्यादा जाति धर्म हो रहा है, इसकी वजह से भेदभाव किया जाए तो सबको, हम सब एक हैं, तो जाति धर्म को सबसे पहले मतलब खत्म करने को उनको। आप बताइए। करप्शन को हटाएंगे सबसे पहले। करप्शन को मिटाएंगे। सर एजुकेशन को बढ़ावा देंगे और जो मतलब भ्रष्टाचार वगैरह है, जो पॉलिटिकल है, उनको ना मतलब एक अच्छा सपोर्ट, मतलब वो जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको खत्म करना चाहिए उनको। मुझे एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो सबसे पहले तो आरक्षण को खत्म किया जाए, यानी सभी जातियों को समान कर दिया जाए, इससे कि कोई जैसे जनरल या ओबीसी के जो स्टूडेंट है वो बेहतर एजुकेशन तो करते हैं लेकिन वो जॉब नहीं पा सकते। मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरे को पीएम बना दिया जाए तो मैं मना करूँगा, क्योंकि जो मोदी जी की सरकार में जो कुछ हो रहा है वो सबसे बेटर है और कोई कुछ इतना नहीं कर पाएगा जितना मोदी सरकार कर पाई है। ना मैं ना आप लोग, जितना मोदी सरकार ने देश के लिए किया है उससे बेटर कुछ नहीं होगा। अब पांचवें सवाल के साथ में आते हैं जो है कि लोकल डेवलपमेंट पर है। स्थानीय सांसद ने जो विकास, जो डेवलपमेंट जो अपने क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में कराया है उसको लेकर के है कि स्थानीय सांसद
इनकी उम्मीदों पर कितना, इनकी कसौटी पर कितना खरा उतरे। तो ये सिटी में डेवलपमेंट किस तरह से देखते हैं आप? सिटी में डेवलपमेंट, सिटी में डेवलपमेंट के लिए जो अभी हमारे सांसद है ओम बिरला, उनको सभी काम सही तरीके से करवाना चाहिए। बाकी जो भी भ्रष्टाचार वगैरह है उसको दूर करना चाहिए, और उसमें आरक्षण भी सबको, रिजर्वेशन सबको इक्वल मिलना चाहिए। बहुत जगह ऐसा लगता है कि हाँ अभी और डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे हम जब सड़क पे निकलते हैं तो कई सड़कें बहुत ही खराब हैं और बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है सड़कों का, तो और कचरे पड़े हुए हैं। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत, तो कई जगह ऐसी है कोटा में जहाँ पे बिल्कुल स्वच्छता नहीं है, और स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारियाँ फैल रही हैं। तो वहाँ लगता है कि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कम है। एयर कनेक्टिविटी रहेगी तो डेवलपमेंट होगा अपने कोटा का, और फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह ईजी हो जाएंगे। लेकिन नहीं है, नहीं है। कितना इफेक्ट होता है? इफेक्ट पड़ रहा है, पर ये कि हर चीज में कमी हो रही है, फैसिलिटीज कम हो जा रही हैं। एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे अदर जो स्टूडेंट होते हैं आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ अपने विलेज से, तो उनको आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कोई जयपुर से आ रहा है, कोई आउट ऑफ स्टेट उड़ीसा और अदर स्टेट से आ रहा है, तो उनको आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होती, और जो किराया होता है वो नॉर्मल लग जाता है और इजीली सब आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होती। कोटा के डेवलपमेंट, मतलब जब आप कोटा में आते हैं तो किस तरह से विकास आपको दिखता है? कोटा में मेरे को 3 साल हो गए, यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट दिखा है। ओम बिरला जी के सांसद जो नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य अभियान चलाया था, वो 3 साल पहले कैसा था, अब देखो आप हर एक गली में किसी भी जाओ तो स्वास्थ्यता दिखेगी, वहाँ पे आपको स्वच्छता दिखेगी। जी अच्छा विकास हो रहा है, बट अभी भी जरूरत है। जैसा कि माना जाए यहाँ पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हर साल आते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी अच्छी होना चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल भी होना चाहिए ताकि बच्चे देर ना हो कोचिंग सिटी में जाने के लिए। ये जो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब को इस यूथ के जरिए आपने जाना। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब इस यूथ के बीच में लौटेंगे तो फिर से रखेंगे इनके बीच में 5 सवाल और जानेंगे उनके जवाब। सर आरक्षण का होना चाहिए, गरीब गरीब ही रह रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। जो सरकार प्रेजेंट टाइम पे वो कुछ अच्छा काम करती है कि अगले साल उनकी सरकार आए, इसलिए वो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो हाजिर हैं साहब एमडी मिशन कॉलेज के यूथ के साथ में, जिनके बीच में अब फिर से ब्रेक के बाद 5 सवाल रखने वाले हैं, जिनमें पहला सवाल हमारा होगा कि किसी भी तरह की कर्ज माफी को ये यूथ कितना जायज मानता है। आरक्षण के बारे में ये यूथ क्या सोचता है, ये दूसरा सवाल होगा। तीसरा सवाल होगा कि शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के बदलाव की जो जरूरत है वो आज है, और इस बार के चुनावों में कौन सा मुद्दा हावी रहेगा, प्रभावी रहेगा, ये चौथा सवाल होगा। पांचवा और आखिरी सवाल होगा जो हम पूछेंगे कि जो हर 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी है उसके बारे में ये यूथ क्या सोचता है। तो ब्रेक के बाद फिर से शुरुआत करते हैं
जिसमें पहला सवाल, कर्ज माफी के बारे में ये यूथ आखिर क्या सोचता है? कर्ज माफी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कर्ज माफी को किस तरह से देखते हैं? सर, मेरा मानना है कि कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे इंसान ये सोचता है कि नहीं, माफ हो जाएगा, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अगेन वापस वो ये करेगा। मतलब उसके अपनी फैमिली मेंबर्स, उसको पता है कि इस फैमिली में इतने मेंबर्स है, और फिर भी वो कर्ज लेता जा रहा है, फिर बाद में उसको देना भी है, लौटाना भी है गवर्नमेंट को, जो भी आपने लोन लिया है, जो भी लिया है। पहले मतलब फैमिली कंडीशन देखो कि कैसी है, कि ये अगर कर्ज लेते हैं तो इसको सही टाइम पे या करेक्ट टाइम पे वापस कर देंगे या नहीं करेंगे, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो कर्ज माफी अभी क्या है कि फैमिली तो बढ़ती जा रही है, पर जो जमीन है वो कम करती जा रही है, जिससे किसान का पूरा परिवार ये नहीं हो पाता। इससे तो कर्ज माफी से अच्छा उसके किसी एक मेंबर को ऐसी एजुकेशन दो कि वो पूरे परिवार को कर सके। कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर माफ हो जाएगा तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें गवर्नमेंट को लौटाना है, या फिर उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें इनकम भी हमारी उतनी है कि हम कितना लोन ले तो वापस भी दे सके, ऐसा कुछ। आप बताइए, कर्ज माफी एक तरीके से देखा जाए तो कर्ज माफी होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि जिनको जरूरत होती है, जैसे कि किसान, उनको आगे तो उनके आगे की नॉलेज नहीं होती, ना उनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनके लिए कर्ज माफी होना जरूरी है। पर वो भी एक जमीन का वो देखना चाहिए उनका कि उनके पास कितनी जमीन है, उनको कितनी आवश्यकता है कर्ज माफी की, और इस मेन बेनिफिट वो लोग उठाते हैं जिनको कोई जरूरत नहीं है कर्ज माफी की। कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए, पहले उससे पहले देखना चाहिए कि किसको जरूरत है और किसको नहीं। अगले सवाल के साथ में आते हैं, जिसमें सवाल होगा कि आरक्षण के बारे में, क्योंकि हर यूथ अपनी जो समस्या है वो आरक्षण पर कहीं ना कहीं जाहिर करता है। कोई आरक्षण से सेटिस्फाइड है तो आरक्षण की कैटेगरी को कोई गलत बताता है। आरक्षण को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के आप क्या कहेंगे? रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल रहना चाहिए, एज बिकॉज क्योंकि कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं, जो कि SC ST OBC वगैरह से होते हैं, कि नहीं हम तो कम लाएंगे तो भी हमें मिल जाएगा जल्दी, और जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं जनरल वाले या जो भी जनरल वाले हैं, वो बेचारे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तब भी वो रह जाते हैं और उनकी सीट पे वो बैठ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, हमारी मेहनत हमें नहीं मिल पा रही है आरक्षण की वजह से, तो ये हटना चाहिए। आरक्षण किसी भी रूप से सही नहीं है, सबको इक्वल मिलना चाहिए। आप बताइए, आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं? आरक्षण बिल्कुल रखना चाहिए। आरक्षण, और जैसे सभी को या आरक्षण की वजह से आए दिन दंगा प्रसाद होते रहते हैं, तो कुछ लोगों को हानि भी होती है, नुकसान भी होता है, तो इस कारण आरक्षण। सर, आरक्षण का होना चाहिए। गरीब गरीब ही रह रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है सर। आरक्षण का गरीब फायदा नहीं ले पाता, और सर गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करके जो भी सर आरक्षण लेते हैं, जैसे रेलवे रोक देते हैं, ऐसे के मतलब एंटी सोशल वर्क करके सर वो आरक्षण की मांग करते हैं सर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आरक्षण देखा जाए तो एक तरह से ये सही है, कोई गरीब परिवार है तो उसे आर्थिक रूप से उसकी सहायता मिलती है, कहीं से छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये आरक्षण व्यवस्था ठीक है। हम चाहते हैं कि सभी को समान रखा जाए, क्योंकि कई मतलब मेहनत भी करते उसके बावजूद उनको फायदा नहीं मिल पाता है, अपने सपनों से बिछड़ जाते हैं, तो एक तरह से सबको समान होना चाहिए। अगला सवाल जो है वो रखते हैं इसी यूथ के साथ में कि शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के बदलाव की जो जरूरत है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस लाए जाए जिसके बाद में एजुकेशन सिस्टम ठीक से काम करे और बेहतर तरीके से काम करे? सर, एजुकेशन सिस्टम में हमको टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करना चाहिए, और ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जिसमें हमको आगे करके कुछ जॉब वगैरह लग सके, कुछ अच्छा कर सके, और अपना ही कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सके, डेवलपमेंट। आप बताइए, शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के बदलाव? हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी बहुत खराब है, इसको फर्स्टली तो जॉब ओरिएंटेड बनाना चाहिए, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड नहीं होगा तो पढ़ लेगा तो कोई फायदा नहीं होगा उसको, तो इसको सर्वे और इवेल्युएशन के द्वारा लगातार इसमें चेंज किए जाने चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में किस तरह की चीज? शिक्षा विभाग, इसमें तो हमें पहले टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी बच्चे उस हिसाब से समझ पाएंगे और जो भी नई नई चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्व कर पाएंगे। आप बताइए, शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का चेंज है? सर, जो आने वाली जनरेशन है उसके हिसाब से जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर प्रैक्टिकली समझाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वेस्टर्न जो कंट्री है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा पढ़ाती है। थ्योरी पर जो फोकस किया जाता है उसको भी बढ़ाया जाए, लेकिन प्रैक्टिकल पढ़ाई ज़्यादा होना चाहिए। आप बताइए, एजुकेशन सिस्टम में किस तरह का चेंजेस होना चाहिए? सर, एक तो जो भी पुअर फैमिली के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स को बनाना चाहिए इंडिया में, ताकि जिससे एक भी बच्चा अनएम्प्लॉय नहीं हो, बस सही।
एजुकेशन सर टेक्निकल एजुकेशन बनाना चाहिए, जैसे युवाओं को रोजगार मिले और इंडिया का डेवलप होगा। चौथे सवाल के साथ में आते हैं, जो होगा कि इस बार के जो चुनाव होने वाले हैं, कौन सा जो मुद्दा है वो इस बार हावी रहने वाला है, प्रभावी रहने वाला है। मुद्दे कई हैं, कई बार अलग अलग मुद्दे होते हैं देश में, कभी राम मंदिर, कभी राफेल। इस बार के जो इलेक्शंस जब होंगे तो कौन सा जो मुद्दा है वो आपको टच करेगा? ये मंदिर वाला मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है और ये पुलवामा अटैक का वो यूज करके अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं। बस टेररिस्ट का मुद्दा, क्योंकि टेररिस्ट अपने इंडिया पे बहुत ज्यादा हमले कर रहे हैं, क्योंकि इनके हमले से क्या ना कि हमारी जो इंडिया आर्मी है उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो आर्मी अपनी सेना जो देश की रक्षा करते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हो ही जाता है उनको। रिजर्वेशन, मुझे एक्चुअल में ये चीज बोलनी है। रिजर्वेशन, मोदी जी ने एक नई चीज निकाली कि जनरल्स को वो 10% रिजर्वेशन दे रहे, बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि रिजर्वेशन दे ही क्यों रहे हो? सब बच्चे इक्वली मेहनत कर रहे हैं, इक्वली फाइट कर रहे हैं। हम भी आज नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं तो सब जगह इक्वली तो होता है, तो फिर हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलती है? जॉब्स के लिए हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रहे हैं? रिजर्वेशन कंप्लीटली बैन करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर उनको लगता है कि कुछ बच्चे जो छूट रहे हैं उनको आगे मिले या उनको जाके जॉब्स मिले, तो उनको बेटर एजुकेशन देनी चाहिए, ना कि रिजर्वेशन देना चाहिए। इस बार जो अभी अटैक हुए थे वही मुद्दा प्रभावी रहेगा, क्योंकि जो भी अटैक्स होते हैं तो अपने भारत के ही कुछ लोग उनको साथ देते हैं, तभी तो वो अटैक हो पा रहे हैं। वो एकदम से कैसे होगा? वहाँ पे कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं वही तो उनको रहने के लिए जगह दे रहे हैं। एकदम से कोई भाग के आएगा तो वो कहाँ रहेगा? वहीं रहेगा, वही घुसवा रहे हैं उनको। तो उन लोगों को ऐसा कर देना चाहिए कि नहीं, हम किसी को जगह नहीं देंगे, बाहर वाले को, पाकिस्तान वालों को ये मौका ही नहीं मिले कि वो ऐसा कर सके हमारे लिए। अब जो सबसे आखिरी सवाल है उसके साथ में हम आते हैं कि हर 5 साल में सरकार बदलने की जो परिपाटी है उस पर ये यूथ क्या सोचता है? मोदी सरकार इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, सो आई शुड से दैट अब की बार मोदी सरकार बदलती है, उससे ये इफेक्ट आता है कि जैसे कोई भी सरकार के जिसपे जो योजना चलाती है वो अधूरी रह जाती है सर, फिर चुनाव का मुद्दा आ जाता है तो चुनाव में लग जाते हैं तो योजना पूरी नहीं हो पाती, और वो पूरी नहीं हो पाती, वो अधूरी रह जाती है। आप क्या सोचते हैं? ये 5 साल में जो बार बार चुनाव होते हैं उनका एक फायदा भी है कि इससे क्या है, जो सरकार प्रेजेंट टाइम पे वो कुछ अच्छा काम करती है कि अगले साल उनकी सरकार आए, इसलिए वो अच्छा काम करने की कोशिश करती है। 5 साल में सरकार बदल जाती है तो देश का विकास नहीं हो पाता, वो देश पिछड़ जाता है, और वैसे ही दूसरी सरकार आने पर 1 साल 1.5 साल तो वैसे ही निकाल देते हैं। जी 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि इसी बहाने ना, क्योंकि जो जिनकी सरकार रहेगी ना उनका 5 साल पूरा होने में आएगा ना, तब तक वो ये सोचेगी कि अगली बार अपनी सरकार लानी है तो कुछ अच्छा काम करें, तो थोड़ा बहुत इसी बहाने उनकी वजह से अच्छा काम हो जाता है। तो सुना आपने एमडी मिशन कॉलेज के यूथ को, इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो एमडी मिशन कॉलेज के इस यूथ से हमने निकाले, टटोला इनके मन को, जाना इनके मन को कि आखिर इस यूथ की सोच क्या है, इस यूथ का नजरिया क्या है। तमाम सवालों पर इनके जवाब को लिया हमने। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आज आपने कोटा के एमडी मिशन कॉलेज से देखा हमारा खास कार्यक्रम यंग इंडिया। कल फिर किसी और कैंपस से आपके साथ में हम हाजिर होंगे इस खास कार्यक्रम में यंग इंडिया में। नमस्कार।